गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर मोहम्मद अनवर इकबाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केएसएस कॉलेज लखीसराय, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं गांधी जी और गांधी जी के द्वारा चलाए गए एक महत्वपूर्ण आंदोलन चंपारण आंदोलन के बारे में आप लोग को पढ़ाऊंगा, है ना। तो चंपारण आंदोलन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जो 1917 में हुआ था, और चूंकि ये गांधी जी के द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन था, इसलिए गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान जाते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी 1888 ईस्वी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन गए। लंदन से 1891 में भारत लौटे और मुंबई में उच्च न्यायालय में अपनी वकालत आरंभ की। 1893 में मुकदमे के सिलसिले में वे जो है कि साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका जब जाते हैं तो वहाँ पर वे रंग भेद की नीति को देखते हैं कि भारतीयों के साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया जा रहा है। वे जो है कि डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करने के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट लेते हैं, लेकिन उनको क्या करते हैं, जो वहाँ के गोरे अंग्रेज होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रेन में घुसने नहीं देते हैं और बल्कि ट्रेन से बोलिए तो निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। गांधी जी को ये घटना बहुत ही विचलित करती है और गांधी जी ने देखा कि भारतीयों के साथ वहाँ अन्याय हो रही है। जो यहाँ से भारतीय लोग साउथ अफ्रीका जाते थे उनके लिए एक जगह उन लोगों ने तय कर दी थी। वे जगह थी ट्रांसवाल जगह थी, जहाँ पर वे लोगों को रखते थे। जब वे रखते थे तो वहाँ पर देखा जाता था कि किसी प्रकार का भी इंतजाम ना था, नहीं वहाँ पीने के लिए जल की व्यवस्था थी, ना लाइट की व्यवस्था थी, ना अच्छी सड़क व्यवस्था थी, यानी पूरी जो वातावरण था वे अनुकूल नहीं था, है ना। तो गांधी जी ने देखा कि यहाँ बहुत बुरा हाल है, तब उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया और वहाँ के लोगों को कुछ अधिकार दिलाया। गांधी जी फेमस हो चुके थे उस समय तक, वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में फेमस हो चुके थे। गांधी जी क्या हुआ कि तब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं और 9 जनवरी के डेट को ही आज भारत सरकार जो है प्रवासी दिवस मनाती है। इस समय क्या होता है कि गांधी जी जो है कि जब आते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि आप जो है कि पूरे भारत का यात्रा कीजिए, भारत घूमिए, लोगों से मिलिए, तब आगे की रणनीति तय कीजिए। इस समय क्या होता है कि गांधी जी अंग्रेजों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चूंकि चल रहा है उसमें सपोर्ट करते हैं, इस कारण उनको कैसर हिंद की उपाधि मिलती है। 1916 ईस्वी में गांधी जी जो है कि अहमदाबाद में जो गुजरात है वहाँ एक साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और वहाँ से अपनी घटनाओं का या अपने आंदोलन को रूपरेखा देते हैं। हम लोग आते हैं चंपारण आंदोलन पर। चंपारण आंदोलन क्या है कि ये जो चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ, इसकी ये आंदोलन क्यों हुआ, ये 3 कठिया पद्धति जो है इसके विरोध हुआ। 3 कठिया पद्धति क्या थी, बोला जाता है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज बगान मालिकों ने, नील बगान मालिकों ने, नीलहों ने भारतीयों के साथ, भारतीय किसानों के साथ एक संधि की कि आपको अपनी ज़मीन पर जो होगी, जो 20 कट्ठा ज़मीन होता है तो उसके 3 कट्ठा ज़मीन पर आपको नील की खेती करनी होगी। यानी अपनी कुल ज़मीन का कितना प्रतिशत भाग पर, 15% पर नील की खेती करनी होगी। और नील की खेती कभी भी किसान नहीं चाहते थे क्योंकि ये उनके फ़ायदे की चीज़ नहीं थी। जिस जमीन पर नील की खेती की जाती थी वे ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी, और ये अंग्रेज जो बगान मालिक थे वे क्या करते थे, जबरदस्ती उससे खेती करवाते थे और अग्रिम ऋण दे देते थे और उनसे कम दाम पर ये उपज खरीदते भी थे। जो व्यवस्था थी वो बहुत ही खराब थी। यानी कहा जाता है कि जबरन मार पीट करके खेती करवाई जाती थी। तो ये व्यवस्था के कारण क्या हो रहा था, किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, है ना। अब क्या हुआ कि इस तरह का व्यवस्था जो है कि बिहार और बंगाल दोनों जगह थी। बंगाल में हम लोग देखते हैं कि 1859-60 में जो है कि एक आंदोलन चलता है और वहाँ लगभग सफल होता है, लेकिन वो थोड़ी हिंसात्मक होती है। लेकिन बिहार का सिचुएशन एक अलग था, यहाँ शोषण की घटना चलती जा रही थी। तो ये क्या होता है, 1916 की बात जब गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण करते हैं तो उसी दरमियान क्या होता है कि 1916 दिसंबर में जो है कांग्रेस का 31वां अधिवेशन होता है, लखनऊ में होता है। वहाँ क्या होता है, लखनऊ में बिहार के बहुत सारे किसान और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग या नेता वर्ग के जो लोग थे वे लोग उसमें जाते हैं। वहाँ क्या होता है कि एक राजकुमार शुक्ल जो बिहार के थे
किसान के नेता जिनको कहा जाता है, उन्हें भी वहाँ गए और गांधी जी से मुलाकात की। उन्होंने यहाँ चंपारण के जो नील की खेती करते थे जो किसान, उनकी घटनाओं को बताया, उन पर होने वाली घटना, उन पर होने वाले अत्याचार को बताया। तब गांधी जी के प्रयास से उस समय के कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि उनकी मदद की जाए, वे सिस्टम को समाप्त किया जाए। तब क्या होता है कि गांधी जी उनकी बातों को सुनते हैं और वे तय करते हैं कि हमको इनकी समस्याओं को समाप्त करना है। यहाँ भी एक सत्याग्रह चलाया जाए और एक अहिंसात्मक सत्याग्रह चलाया जाए ताकि इनको अधिकार, इनके ऊपर जो शोषण हो रहा है वे समाप्त हो। तब क्या होता है, गांधी जी जो है कि अप्रैल 1917 ईस्वी में पटना आते हैं। पटना आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वे 11 तारीख को ही वे मुजफ्फरपुर जाते हैं। मुजफ्फरपुर जब जाएंगे तो बिहार प्लांटर एसोसिएशन के मंत्री जे.एम. विल्सन से मुलाकात करते हैं। जे.एम. विल्सन के सामने अपनी समस्याओं को रखते हैं, अपने आने का कारण बताते हैं और उसके बाद जे.एम. विल्सन बोलता है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, किसी तरह का सहयोग नहीं कर सकते। तब वे क्या करते हैं, तिरहुत के कमिश्नर मिस्टर मसौड से मिलते हैं। मसौड ने बोला कि ये कोई जांच का विषय ही नहीं है, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 कठिया पद्धति एक सिस्टम से हो रहा है और इस तरह का सिस्टम शुरू से चला आ रहा है, इसमें कोई शोषण नहीं हो रहा है, क्योंकि किसानों ने अपने मर्जी से इस तरह के सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। तो क्या करते हैं, गांधी जी वहाँ से क्या होता है, मोतिहारी जाते हैं। मोतिहारी जैसे पहुँचते हैं तो वहाँ के अंग्रेज अधिकारी जो होते हैं वे चंपारण छोड़ने का आदेश गांधी जी को देते हैं कि आप यहाँ से चंपारण से चले जाइए, नहीं तो आप पर मुकदमा होगा। तो गांधी जी बोलते हैं कि आप मुकदमा कीजिए, चाहे कुछ कीजिए, हम यहाँ पर रहेंगे और यहाँ के किसानों से मिलेंगे। गांधी जी पर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन क्या होता है, बाद में वे जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं वे मुकदमा को वापस ले लेते हैं और गांधी जी को बोलते हैं कि आप गांव में जाकर के किसानों से मिलिए, उनकी समस्याओं को देखिए और समझिए कि अगर अत्याचार हो रहा है तो हमारे पास आइए। तो गांधी जी की क्या करते हैं, अपने सहयोगी जैसे राजेंद्र प्रसाद जी को, ब्रज किशोर प्रसाद को, अनुग्रह नारायण सिंह को, आचार्य कृपलानी, नरहरि पारिक, सभी जो लोग हैं तो उनके साथ दिन भर जो है और कुछ किसानों को साथ लेके गांव में घूमते हैं। हम किसानों से उनकी समस्याओं को लेकर के नोट करते हैं। गांधी जी का जो है ना कि हर जगह जय जयकार होता है, गांधी जी के समर्थन में लोग आते जाते हैं, बहुत बड़ी आबादी उनसे प्रभावित होने लगती है। तब अंग्रेज अधिकारी को घबराहट होती है, तब ये लोग सोचते हैं कि किसी तरह से ये समस्या को समाप्त किया जाए। तब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उस समय के होते हैं एडवर्ड गेट, वे गांधी जी को बोलते हैं कि गांधी जी आप आइए, आप हमसे बैठ कर टेबल पर बात कीजिए, इस समस्या का समाधान किया जाए। तो गांधी जी आते हैं और तय ये होता है कि एक 5 सदस्यीय समिति बनाई जाए जिसका नाम होता है चंपारण कृषि समिति। यह चंपारण एग्रेरियन कमेटी होती है और उसमें गांधी जी उसके एक सदस्य होते हैं और इस कमेटी का अध्यक्ष जो होता है F.G. सलाई होते हैं। इस समिति में सारी बातों पर, सारी जो घटना होती है, जो शोषण होता है, उस सब पर बात होती है और 4 अक्टूबर 1917 को यह समिति अपनी रिपोर्ट देती है। ये समिति अपनी रिपोर्ट जब देगी तो गांधी जी जो है कि एक सत्याग्रह के द्वारा, एक इत्मीनान से चलाए गए आंदोलन के द्वारा और लोग और उस समिति को कन्विंस करने में सफल होते हैं कि यह 3 कठिया व्यवस्था है वे जो है कि सही नहीं है, ये शोषण वाला एक घटना है, इसलिए इसको खत्म किया जाए और ये एक्सेप्ट कर लेता है, 3 कठिया व्यवस्था को समाप्त कर दी जाती है। इसके अलावा क्या होता था, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में ये नील उत्पादन के लिए प्रेशर पड़ता है और 19वीं शताब्दी के अंत में क्या होता है ना कि अंत होते होते जर्मनी में एक नेचुरल जो होता है, आर्टिफिशियल जो होता है कि नील का आविष्कार हो जाता है, तो इसकी डिमांड कम हो जाती है और ये मुफीद नहीं रहता। तो अंग्रेज लोग क्या कहते हैं कि देखते हैं कि भारत के लोग नहीं चाहते कि नील का उत्पादन करें, तो ये लोग को भी लगता है कि यहाँ से हट जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, सिचुएशन का फायदा उठाया और इनके सामने प्रपोजल रखा भारतीय किसान के सामने कि अगर आप हटना चाहते हैं तो एक बड़ी मुश्त राशि हमको दे दें और नहीं तो हम आप पर लगान बढ़ा देते हैं, आप दूसरा उत्पादन कर लें। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों से इन लोगों ने एक मुश्त राशि, बहुत बड़ी रकम वसूल ली, है ना। तो चूंकि इसमें बात हो चुकी थी कि अब ये 3 कठिया व्यवस्था को हटा दें और इसमें एक बात और की गई कि जो लोगों से इन्होंने रकम वसूली, एक्स्ट्रा रकम, उसका क्या करें, 25% वापस कर ले, 75% रख ले। तो ये भी क्या हुआ कि एक तरह से अपमानजनक संधि थी अंग्रेजों के लिए, अंग्रेज इसके लिए तय हुए। लेकिन गांधी जी का क्रिटिसाइज यहाँ पर होता है कि गांधी जी 100% क्यों नहीं वापस लिए। ये गांधी जी, ये उस समय का सिचुएशन था कि अंग्रेजों से थोड़ा सा भी रियायत ले लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि ये तो शुरू से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं भारत के किसानों का, मजदूरों का, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई।
फिर भी इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी ये आंदोलन सफल हो जाता है ना। इसी तरह से हम लोग अगर हम लोग ये दो घटना को और महत्वपूर्ण घटना हम लोग देखें, एक होता है हम लोग जैसा देखें इसको, हम लोग एक देखें कि हम ये एक होता है खेरा सत्याग्रह, है ना, खेरा आंदोलन देख लें 1918 में, है ना। और एक हम लोग देख ले, एक होता है हम लोग का आपको अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, है ना, आंदोलन 1918 के बारे में थोड़ा सा देख लें। ये चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेर आंदोलन क्या था कि बोला जाता है कि 1918 ईस्वी में दुर्भिक्ष पड़ा था, जिसके कारण जो है कि अनाज का उत्पादन बहुत कम हो गया था। और एक राजस्व संहिता है कि अगर किसी समय कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो तो आप राजस्व वसूली नहीं कर सकते। लेकिन इस समय क्या हुआ कि 1/4 से कम उत्पादन हुआ, लेकिन अंग्रेज जो है कि जबरदस्ती मालगुजारी वसूल करने पर उतारू हो गए। तो गांधी जी चूंकि इस समय गुजरात के सभा के अध्यक्ष थे, इस नाते उन्होंने किसानों से बोला कि आप लोग वसूली ना करें और आप लोग ना लगान दें और इसका विरोध करें। तो सभी लोगों ने लगान देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने मजबूरी में आकर के देखा कि कोई लगान नहीं दे रहा है, जबरदस्ती कर रहे हैं। तब क्या हुआ कि गुप्त रूप से लोगों को, अपने अधिकारियों को सूचना दी कि जो लोग लगान देने के योग्य हैं उन्हीं से लगान लिया जाए। और इस आंदोलन में गांधी जी ने फिर सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक का सहयोग लिया और यह भी आंदोलन एक तरह से सफल हो जाता है। इसमें उन्होंने उनसे जो लगान की वसूली की बात हुई थी वे लगान माफ कर दिया जाता है। फिर आंदोलन इस तरह से देखते हैं कि एक सफल आंदोलन हो जाता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है। जिस तरह से आज कोरोना वायरस फैला हुआ है और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग जो है कि महाराष्ट्र से, दिल्ली से, गुजरात से वापस बिहार आ रहे। उस समय भी क्या हुआ कि जब प्लेग फैला, प्लेग महामारी, है ना, जिसको स्पेनिश प्लेग कहते हैं, उस समय फैली थी। और बोला जाता है कि भारत में, सिर्फ भारत में 1,80,00,000 लोग मरे, पूरे विश्व में 80 करोड़ लोग मरे। इसको स्पेनिश प्लेग इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पेन ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया कि हाँ एक महामारी फैली हुई, जबकि उस समय कोई लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था, लोग घबरा ना जाए, इसलिए इस एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब भारत में फैला तो क्या हुआ ना कि मजदूर लोग क्या हुआ कि भागने लगे। तो मजदूर लोग को रोकने के लिए मिल मालिकों ने एक प्लेग बोनस की घोषणा की। वे प्लेग बोनस की घोषणा की कि 30% प्लेग बोनस की घोषणा की, 30% प्लेग बोनस की, 35% प्लेग बोनस की घोषणा की, है ना। और इस समय बोला जाता है कि एक मिल मालिक थे अम्बालाल साराभाई थे। वे मिल मालिक थे और गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र थे। गांधी जी ने अपने मित्र को की मित्रता दरकिनार करते हुए मजदूरों का सहयोग किया और मजदूरों के साथ हड़ताल में शामिल हो गए, है ना। और इसमें अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी का सहयोग कर रही थी, है ना। और क्या हुआ कि गांधी जी खुद हड़ताल पर बैठ के तब मिल मालिक लोग जो है गांधी जी को बुलाया कि वार्ता की जाए मजदूरों के साथ बैठ करके, लेकिन ये सफल नहीं होती है और ताला लग जाता है। जब बहुत ज़्यादा हड़ताल अपना रुख चरम पर चला जाता है तब फिर बैठक की जाती है। अब बैठक करने के बाद क्या होता है कि प्लेग बोनस जो 20% की बात होती है, 20% की बात हो रही थी, उसको क्या एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं हम ठीक है 35% देने को तैयार हो जाते हैं मिल मजदूरों को, ये जो मिल मालिक होते हैं। इस तरह से ये भी आंदोलन जो है गांधी जी का सफल हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि अभी जिस तरह की कंडीशन है, अगर मजदूर अपने घर आ रहे हैं तो अगर कोई मिल मालिक उसको रोक लेता है, बोलता है कि हम आपको पैसा ज़्यादा देंगे, फिर जैसे बीमारी ठीक हो जाए उसको रिटर्न हो जाए कि नहीं हम उतना नहीं देंगे जितना पहले देते थे उतना देंगे। तो इसमें जो है कि अप्रिय घटना घटती है, इसमें आंदोलन होते हैं, हड़ताल होते हैं। उस तरह का घटना उस समय हुआ। आप तो पहले एक्सेप्ट करते हैं ठीक है प्लेग बोनस आपको हम 35% देते हैं, और जैसे प्लेग की घटना कम हो जाती है, बीमारी कम होती है, आप फिर 20% पर आ जाते हैं। तो विरोध तो होना ही था। तो गांधी जी ने उसका सहयोग किया मजदूरों का, और ये भी क्या होता है लास्ट में 35% देने को तैयार होते हैं और ये सफल हो जाता है। इसलिए कोई भी फैसला लिया जाए तो आप सोच समझ के ले, अगर मिल मालिक हैं तो या कोई नहीं है तो कहा जाता है कि हिस्ट्री एक बार रिपीट कर रही है, इतिहास फिर रिपीट कर रही है ना, ये घटना फिर इस तरह की हो रही है। इसलिए हम लोग कोई भी निर्णय तो इस तरह से अपना सोच समझ के लें। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पहला आंदोलन हम लोग चंपारण आंदोलन सफल देखें, सत्याग्रह के द्वारा कोई हिंसा नहीं। खेरा आंदोलन देखें,
कोई हिंसा नहीं। सफल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन देखते हैं, ये इसमें भी कोई हिंसा नहीं, पूर्ण रूप से सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह सत्य के रास्ते पर चलते हुए, है ना, इसमें किसी तरह की हिंसा नहीं होती है। उसमें कहा जाता है कि आप कष्ट सह लीजिए, लेकिन जो आपको कष्ट दे रहा है उसको कष्ट ना दीजिए। आप आपके कष्ट देख करके, आपकी शक्ति देख करके वह विचलित हो जाए और आपकी बातों को मान ले, ये सत्याग्रह है। बोला जाता है कि ये मजबूत आदमी का काम है, कमजोर आदमी सत्याग्रह के रास्ते पर नहीं चल सकता। इस तरह से गांधी जी अपने उच्च विचार के कारण दक्षिण अफ्रीका में भी और भारत के ये सारे आंदोलन में भी सफल होते हैं। आगे जो हम लोग क्लास पढ़ेंगे उसमें इसके बाद हम लोग जो देखेंगे कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।